इस वीडियो में यूपी लेखपाल के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपके नए पैटर्न के मुताबिक होगा, जहां पर आपको एक ही वीडियो में 1 से लेकर 100 क्वेश्चन मिलेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 3रा और अगर आप इसे खुद देना चाहते हैं तो इसे आपको डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची, देखिए अगर नदी का पर्यायवाची देखेंगे तो ये होता है सरिता, आपगा, निम्नगा, तरंगिणी, ये सारे शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक शब्द दिया गया है तरणी, तरणी ये नदी का नहीं होता है, ये नाव का होता है। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला का सी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, तुझे प्रथम पुरस्कार मिला। अगर आप देखेंगे तो लगभग सब सही है, बस अगर क्षेत्र बदल दे तो। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र साइड में जाते हैं तो वहाँ पे मेरे को तेरे को ये चलता है, लेकिन यहाँ पे हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य बताइए कौन गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे को, तेरे को, ये शुद्ध नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे आपको अशुद्ध वाले को ही बताना था, यानी कि दूसरा का ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी, फारसी या फिर अंग्रेजी मूलक नहीं है, बताइए। ऑप्शन है कलम, दाग, किला और जल। देखिए पूछा गया है अंग्रेजी मूलक नहीं है, या फिर अरबी भी नहीं होना चाहिए, फारसी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बस एक ही शब्द है और ये है जल। जल एक संस्कृत मूलक वाला शब्द है। खटाई में पड़ना, इसका मतलब क्या है? अचार डालना, अनिश्चित रहना, दूध फट जाना, इनमें से कोई नहीं। लगभग आपको 2-3 सेकंड मिल रहा है, उसी में आप अपना उत्तर बताने की कोशिश करिए। खटाई में पड़ना मतलब कि अनिश्चित रहना होता है। बढ़ते हैं आगे, तो ये है 5वां और 6वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपको करना क्या है कि शब्दों का विशेषण रूप पहचानना होगा। जो 5वां क्वेश्चन है इसमें है देहात। देहात का विशेषण रूप क्या होगा ये आप बताइए। देहात का क्या होगा? देहात का देहात, देहाती, तो सही उत्तर होगा देहाती। मान्यता का क्या होगा? मान्यता। मान्यता का विशेषण रूप ऑप्शन है मान्य, मान्या, मान्यती, मान्यतीय, सही उत्तर होगा मान्य। जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? मतलब कि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, अब उन्होंने जिस कृति पर इसके लिए रचना की तो उसका बताना है कि भाषा कौन सा है। सही उत्तर होगा मैथिली। अब देखिए नागार्जुन के बारे में बताएं आपको, तो नागार्जुन का पूरा नाम था वैद्यनाथ मिश्र। ये पूछा जा सकता है आपसे, हिंदी में ही पूछा जा सकता है, वैद्यनाथ मिश्र। और इन्होंने एक मैथिली में रचना की थी और जिसका नाम था पत्रहीन नग्न गाछ, और इसी के लिए इनको मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही उत्तर होगा दुकूल। क्योंकि दुकूल के अलावा अगर आप देखेंगे तो दुकूल का मतलब क्या होता है? किनारा, ठीक है। बाकी हिलोर, तरंग, वीची, ये सब लहर के पर्यायवाची हैं। सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा? मतलब कि बेटा का बेटी, तो सुत का क्या होगा? सुत का होता है सुता। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। पश्चात का विपरीतार्थिक शब्द क्या बताइए। पश्चात का जो विपरीतार्थिक शब्द है ये होगा पौरोत्र। इसके अलावा ये तीनों नहीं होंगे, इसका उल्टा बताना था, इसके लिए 10वां का पहला सही होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए 11-12 है और यहाँ पे आपको संधि पहचाननी है। जैसे कि नायक का संधि क्या होगा? देखिए संधि, समास या फिर हिंदी का कोई भी चैप्टर, हमने उसके लिए अलग से ढेर सारी वीडियो अपलोड किया है। आपको कंबाइंड हिंदी की वीडियो भी मिल जाती है, तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नायक के बारे में बात करें तो नायक में क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आयादी संधि। और जैसे कि इसमें क्या होता है, अगर हम नयन का आपको बताएं तो नयन का होता है ने धन अन, ये भी आयादी है। इसके अलावा नयन होता है, अगर हम नायक की बात करें तो नायक में होता है नय धन एक, नय धन
एक, ये होता है नायक। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, और इन पांचों में से जो अंतिम में पढ़ा जाता है यह है अयादी संधि। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। अति आवश्यक, सही उत्तर क्या होगा, बी, यण संधि होगी, अति आवश्यक। अगला क्वेश्चन है कि सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। सदा सत्य बोलना चाहिए, सही बात है, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जैसे कोई कहता है कि तुम बहुत दिन तक जियो, तुम धनवान हो जाओ, तो ये तो केवल एक इच्छावाचक है, तो इच्छावाचक हो जाएगा। अगर कहा जाएगा कि तुम वहाँ जाओ, आज्ञावाचक हो जाएगा। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, बताएं। 2 से 3 सेकंड आपको मिल रहा है, इसमें होगा पुनरुक्ति प्रकाश। अगला है कि प्राचार्य जी आ रहे हैं, यहाँ पे स्पेस है, मतलब खाली जगह है, प्रणाम करो, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, उसे, उनको, उन्हें, बताएं। प्राचार्य जी आ रहे हैं और यहाँ पे जो भरा जाएगा ये होगा आपका उन्हें प्रणाम करो। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। देखिए हिंदी खत्म होने वाला है, हिंदी के बाद आएगा मैथ, उसके बाद जीके और उसके बाद ग्राम समाज का सेक्शन। तो यहाँ पे है रीति, तो रीति का होगा क्या, रीतियाँ, बहुवचन रीति का रीतियाँ। सही शब्द चुनिए, बताना इसमें आदर्श लिखने की कोशिश की गई है, तो ये तो काफ़ी आसान है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा आदिव्याधि, इस युग्म में आदि का अर्थ क्या है। देखिए इस तरह के कई क्वेश्चन यूपी SSS में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, जैसे कि गांव के लोग आदि व्याधि से पीड़ित हैं, तो यानी कि क्या सही उत्तर होगा, पहला वाला। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है और आपको पहचानना है कौन शुद्ध है। पढ़िए, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। विश्वनाथ अपने पारिवारिकों के साथ किसी महानगर के एक छोटे तंग मकान में रहता है। कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। देखिए जब भी इस तरह के 4 ऑप्शन वाले शुद्ध और शुद्ध और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, आपको चारों को पढ़ना चाहिए। या फिर अगर आप देखते हैं किसी को कि बिल्कुल आपको एकदम 100% पता है कि हाँ इसका उत्तर पहला होगा, दूसरा होगा, तब तो ठीक है, आप बाकी के ऑप्शन छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन होती है तो आपको चारों विकल्पों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें से शुद्ध बताना है, तो गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई, ये गलत है, शुरू हो गई होना चाहिए। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, यही सही होगा। बढ़ते हैं आगे, तो ये क्वेश्चन है 20वां के निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। क्रिया वर्तमान काल में है, ये आपको बताना है, बताइए। 20वां क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए और बताइए। उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, अचानक बिजली कड़ौद उठी, कल वे आने वाले थे। वर्तमान काल ये है भूतकाल, खा लिए थे, पत्र पढ़ रहा हूं, यही आपका सही उत्तर होगा। जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदकु इव ब्रह्मांड उठावे, कांचे घटी जीम डारो फोरी, सकऊ मेर मूसक जिमितोरी, इस पंक्तियों में कौन सा रस है। देखिए यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज बनाए गए हैं, इसमें आपका हिंदी का सारे चैप्टरों को कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक जो सैनिक है उसके बारे में बताया जा रहा है, और जब भी सैनिक के बारे में बात होगी वहाँ पे 90% चांसेस है कि वीर रस हो। अगला है कि मैं छुपाना जानता हूँ, यहाँ पे क्या भरा जाएगा और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये आपको बताना है। मैं छुपाना जानता हूँ, मैं छुपाना जानता हूँ तो मित्र मुझे धूर्त समझता है। 22 के लिए क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। छप्पय किस प्रकार का छंद है। छंद में आपको कई छंद मिलते हैं, सम, विषम, सममात्रिक, तो यहाँ पे छप्पय के बारे में पूछा गया है। छप्पय होता है एक विषम। देखिए यहाँ पे जो सम होते हैं उसमें क्या होता है कि जो मात्राओं की संख्या होती है ये बराबर होती है,
लेकिन छप्पर की बात करें तो यह रोला और उलाला नामक के दो छंदों को मिलकर के बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 4 चरण रोला होता है और जो अंतिम 2 चरण होते हैं ये उलाला होते हैं। यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए यह एक विषम मात्रिक छंद है। यहाँ पे क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। क्रूर का विलोम, अरे अच्छा का बुरा होता है, सबल का निर्बल होता है, तो यहाँ पे क्रूर का क्या होगा? क्रूर का होगा दयालु। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ बनाता है? बताइए कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों मिल करके तीसरे के बारे में बात करते हैं? सही उत्तर क्या होगा? बहुव्रीहि। जैसे लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश को। ठीक है, इस तरह मतलब लंबा है उदर, दो शब्द अलग अलग, लेकिन अंतिम में किसके बारे में बात किया? गणेश के बारे में, तो ये होता है बहुव्रीहि। तो अब शुरू करते हैं मैथ। और 26वां क्वेश्चन आपके सामने है कि 4337 का पावर 245, 621 का पावर 72। आपको इसका एकल अंक मतलब कि इकाई वाला अंक ज्ञात करना है। तो आप बस एक एक का कर लीजिए। जैसे कि 4337 में से 7 का पावर 245 गुणे इस 621 में से 1 का पावर 72। अगर आप इसको कर लें तो इसमें जो अंतिम अंक होगा वही आपका उत्तर होगा। अब क्या होता है कि 0, 1, 5, 6 इनका इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का इकाई अंक क्या होगा? हमेशा 1 ही होगा, चाहे पावर कितना भी रहे। उसी तरह 5, 6 या फिर 0 रहता तो, लेकिन यहाँ पर 7 है। अब जब भी इनसे कुछ अलग रहता है तो हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या होती है उसको हम 4 से भाग देते हैं। 245 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो आपका हासिल 1 बचेगा, क्योंकि ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 4, 1, यानी कि जितना हासिल बचेगा उतना इसका पावर लिख देंगे। 7 का पावर 1 गुणे 1 और ये हो जाएगा 7, यानी कि इकाई का अंक होता है 7। ये एक नियम है, जब भी 0, 1, 5, 6 होता है तब इकाई अंक सेम लिख देते हैं, लेकिन अगर इनसे अलग होने पर जो घातांक होगी उससे 4 से भाग देंगे, जो भी शेष आएगा उसको वहाँ पे लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 से भी विभाज्य है। मतलब कि वह 9 से भी विभाज्य है और 3 शेषफल मिलता है। तो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो है 5, 6, 7, 8। सबसे पहले आपको 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना होगा। अगर आप 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ करिए 2, 5, 3, 7, 4। अब इसको करेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा और 3 होगा, फिर 5 होगा और फिर 7 होगा, यानी कि 7 5 हो गया 35 और 2 दूना के 4 दूना के 8 तरीके 24। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 840। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि जो संख्या है उसमें शेषफल 3 आता है, यानी कि उसका लसअप आ गया 840, तो संख्या होगी 840 का गुणनफल और जो 3 शेषफल आता है। लेकिन यहीं पर एक चीज और कहा गया है कि वो 9 से विभाज्य होती है। अब 9 से विभाज्य कब होगी? 9 से विभाज्य कब होगी? यहाँ पे हम k की वैल्यू रख के चेक करेंगे। पहले आप k की वैल्यू 0 रखेंगे। जब आप k की वैल्यू 0 रखेंगे तो केवल 3 बचेगा जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा। अब k की वैल्यू आप 1 रख लीजिए। जब आप k की वैल्यू 1 रखेंगे तो 843 हो जाएगा। अब अगर आप 9 से करें तो 9 9 81 हो जाएगा और ये भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ पे हम 2 रख के देखते हैं, k बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 1680 और 3 यानी कि 1683। अब आप 9 से करके देखिए, 9 के में 9 और 7 8 8, यहाँ हो गया 6 3 और 9 7 63, यानी कि कट गया। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा 1683। वैसे अगर आप देखें तो जब आपका 2 रखने से 1683 आया है तभी आप ट्रिक करके आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि अगर आप 2 रख के देख लिए अब 3 रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये करीब 2600-2700 के आसपास होगा और उस तरह का कोई भी विकल्प यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो परीक्षा में ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को बिना ज़्यादा झंझट के आसानी से हल कर सकते हैं।
28 नंबर है कि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना देते हैं। 8 दिन में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिए इसका सीधा सीधा क्वेश्चन होगा कि मतलब कि 16 कितने दिन में? 15 दिन में। अब कह रहा है क्या चीज़ कि 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी? तो बस 8 दूना के 16 और ये हो जाएगा 15 दूना के 30 व्यक्तियों की। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए 1,75,616 का घनमूल 56 होता है। तो आपको बताना है इसका, इसका और इसका मान क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा केवल, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम देकर इसको हल कर सकते हैं। 1,75,616 का घनमूल ऑलरेडी दे दिया है। जब यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पर 3 अंकों के बाद एक दशमलव लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो घनमूल के कंडीशन में जब यहाँ पे 3 अंक है, यानी कि जब घनमूल से ये बाहर होगा तब वहाँ पे 1 अंक पे लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले का 5.6, यहाँ पे देखिए 6 अंक पे है, यानी कि जब ये रियल नंबर में लिखा जाएगा तो 2 अंकों पे लगेगा, यानी कि इस तरफ। यहाँ पे देखिए 3, 3, 6, 3, 9 नंबर है, यानी कि यहाँ पे 3 अंक होगा 0.056, और बस इसी को जोड़ देना है। यहाँ पे 5.60, यहाँ पे 56 और यहाँ पे 0.56, अंतिम में आएगा 6 और 6 5 11 को 1। अब यहाँ देखिए कि 6 5 11 और 1 हो गया 12। अब देखिए वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कि इस तरह का मिल रहा है कि दशमलव के बाद 216 हो, और ऐसा ऑप्शन केवल और केवल सी वाला है। यानी कि आप आसानी से ऑप्शन सी को ट्रिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये है 30 नंबर, और क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। यदि एक संख्या के वर्ग में 49 को घटाया जाता है तो परिणाम 576 प्राप्त होता है। अब आपको बताना है कि संख्या क्या है। देखिए वैसे तो आपको कहा जाता है कि जब भी आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो ज़रूरी ये है कि आपको कम से कम 50 तक का वर्ग ज्ञात हो। अगर आप 50 तक का आपका वर्ग ज्ञात होगा तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक संख्या के वर्ग में 49 घटाया जाता है तो परिणाम 576 मिलता है। यानी कि अगर उस संख्या को हम x मान लें और इसमें से 49 घटा दें तो परिणाम क्या आता है? 576। अगर x को इधर ही रहने दें तो 576 में क्या हो जाएगा? 49 जुड़ जाएगा, और जब आप 49 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625। अब 625 तो आपको पता ही होगा कि ये होता है 25 का। 576 भी पता होना चाहिए, 676 भी पता होना चाहिए, ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए। 31 नंबर है कि यदि आंकड़ों के एक समूह में मध्यम और मानक विचलन का गुणांक क्रमशः 20 और 6 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए मानक विचलन पूछा गया है। तो मानक विचलन का एक सीधा सीधा फार्मूला होता है। मानक विचलन गुणांक के बराबरी क्या होता है? अगर इसको CY कर लें तो होता है मानक विचलन बटे माध्य। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, जब ये इसका फार्मूला होता है तो यहाँ पे मानक विचलन तो पता नहीं है, यहाँ पे मानक विचलन गुणांक पता है जो कि 6 है, और माध्य पता है, यानी कि ये पता है कितना 6 और ये पता है कितना 20। अब मानक विचलन पूछा है तो 20 और 6 का गुणा हो जाएगा और ये आ जाएगा 120। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बशर्ते कि आपको इसका फार्मूला याद हो। तो बढ़ते हैं आगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, और इस तरह के ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि होती है तो इसकी चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हल करने के कई सारे तरीके हैं। पहले तो आप इसको इस तरह लगा सकते हैं कि पहले 100 था, इसको कितना बढ़ा दिया गया? 160 कर दिया गया। मतलब 100 में 60% की वृद्धि करेंगे तो 160 ही तो होगा। अब इसी को आप उल्टा लिख दीजिए, 160 और 100। अब देखिए इससे इसको कटा दीजिए, इससे इसको कटा दीजिए।
अब इसके बाद देखिए कि 16 है और इसको करना है 10। 16 को करना है कितना, 10 करना है। कितना कम करना होगा, 6 कम करना होगा। कितने से कम करना है, 16 से कम करना है और गुणे 100। यही आपका उत्तर होगा। इसको आप 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 3, इसको आप करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि 300/8 इस तरह कर सकते हैं। या फिर 150 75/2 कर सकते हैं और ये हो जाएगा 37 सही 1/2। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो हल करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप इसको निकाल करके क्षेत्रफल निकालें, फिर क्षेत्रफल को बराबर रखते हुए चौड़ाई को देखें। तो इस तरह का भी एक फार्मूला है, लेकिन ये सबसे आसान है। कितना बढ़ाया गया है, 100 से 160, फिर इसी को उल्टा लिख दीजिए। अब देखिए कि कितना कम करना है, कितना परसेंट। तो 16 को करना है 10, यानी कि 6 घटाना है। कितने से घटाना है, उसको भाग दे दीजिए गुणे 100। ये आपका उत्तर आ गया। अगर देखिए इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी होती है, ठीक है, 20% की कमी होती है, तो उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो उसको लगाने के लिए आपको 100 करना होगा, 20% की कमी, फिर से इसी को उल्टा लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 8 को करना है 10, कितना बढ़ाना है 2, कितने से बढ़ाना है 8 से 100, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25। यानी कि अगर लंबाई में 20% की कमी होती है तो चौड़ाई आप 25% बढ़ा देंगे तो उसके क्षेत्रफल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जाता है कि चीनी का दाम इतना बढ़ गया तो कितना खपत कम कर दिया जाए ताकि खर्च ना बढ़े, तो वहाँ पर भी यही फार्मूला लगता है। यहाँ पे देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है और 33 नंबर में है कि 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 100 धन पूर्णांकों का औसत। देखिए धन पूर्णांकों का औसत क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए। धन पूर्णांकों का औसत होता है n/1 बराबर मतलब बटे 2। ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। अब इसी पर आपको निकाल देना है। n क्या होगा, 100 होगा, यानी कि 100 और 100 धन 1/2, यानी कि 100 गुणे 101/2, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50 इस तरह। अब यहाँ पे पूछा गया औसत, तो ये तो योग निकला है, औसत निकालने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा और ये हो जाएगा 50.5 आपका उत्तर। तो काफ़ी सवाल मैथ के ऐसे पूछे जाते हैं, खास करके यूपी SSS जैसे एग्जामों में, जो आपको फार्मूला बेस्ड होगा। अगर आप ये नहीं जानते तो आपको काफ़ी भटकना पड़ता। बढ़ते हैं आगे और ये है 34 नंबर। यहाँ पे हम काफ़ी कम समय दे रहे हैं और आपका भी काफ़ी कम समय नुकसान हो रहा है, और ये इसलिए ताकि आप अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बता सकें, आपका टाइम भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए से आरंभ करके यदि वो बारी बारी एक एक दिन काम करें तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन समय लगेगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये करता है 9 दिन में, ये करता है 12 दिन में। अब आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हमें लेना होता है दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो हम ले लेते हैं 108। अब आप इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 12 और इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। अब यानी कि वहाँ पे कुल मिला के अगर हम ये कहें कि वहाँ पे कुर्सी बनाने का काम है तो 108 कुर्सी वहाँ पे पूरी बनानी होती है। जो ए है एक दिन में 12 कुर्सियाँ बना देता है और जो बी है वो एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, ये आप समझिए। अब बारी बारी काम करना है तो पहले ए काम करेगा, कितनी कुर्सी बना देगा पहले दिन 12, फिर बी काम करेगा, कितनी कुर्सी बना देगा 9, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, इस तरह 12 9 12 9 12 9 इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अगर हम 2 दिनों का आप जोड़ें तो 12 और 9 कितना होता है, ये हो जाता है 21। 2 दिनों में 21 कुर्सियां बन रही हैं। टोटल कुर्सी कितनी बनानी है, तो टोटल कुर्सी बनानी है 108। अगर इसको हम 5 कर दें तो 21 5 105, यानी कि दोनों लोग अगर 5 दिन तक आ जाएं तो 105 कुर्सियां बन जाएंगी। मतलब ए भी 5 दिन आ जाए और बी भी 5 दिन आ जाए, चूँकि दोनों अलग अलग आते हैं। यानी कि अभी तक कितने दिन हो गए, 10 दिन हो चुके हैं।
जब 10 दिन बीतेगा तो 105 कुर्सियाँ बन चुकी होगी। 11वें दिन के लिए कितनी कुर्सियाँ बचेंगी? चूँकि कुल मिलाकर 108 बनानी है, 105 बन गई है तो केवल 3 कुर्सियाँ बनानी है। तो जब 10 दिन के बाद 11वें दिन ए आएगा तो वो काम ख़त्म करके जा सकेगा, लेकिन उसके एक दिन में बनाने की क्षमता है 12, लेकिन उस दिन कितनी कुर्सियाँ बची हैं? केवल और केवल 3, यानी कि 1/4 दिन में ही उसको ख़त्म कर देगा। यानी कि 10 दिन पूरा लगा और 1/4 दिन और लगा। सही उत्तर हो जाएगा 10 सही 1/4, ऑप्शन नंबर बी। 34 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए इसके भी हल करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान है और अच्छा है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका लसापा है 180। अब आपको बताना है कि उसमें से पहली संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे जब इसके अनुपात में है तो आप मान सकते हैं कि पहली 3x है, दूसरी 4x है। देखिए यहाँ पे हम जो भी मैथ का क्वेश्चन हल कर रहे हैं ये मान करके कि आप पीईटी क्वालिफाई करके आए हैं और आपको मैथ का बेसिक ज्ञान होगा ही होगा। यहाँ पे हम पूरा बेसिक से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसका लसापा है 180, लेकिन अगर आप 3x और 4x मानेंगे और इसका लसापा निकालेंगे तो क्या होगा? इसका लसापा होगा 12x। तो हमारे हिसाब से तो 12x आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 180 दिया गया है, तो इस तरह हम जो x की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा 15। अब कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करिए, 15 दिया 45। दूसरी संख्या पूछ ले तब 15 चौको 60। अब यहाँ पे देखिए दोनों विकल्प में है, 45 भी है 60 भी है, लेकिन पूछा गया है पहली संख्या, पहली होगा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शनों को जरूर देखना चाहिए, नहीं तो आप जरूर गलती कर बैठेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, ये है 36 नंबर का। कपड़े के किसी व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर, शेष कपड़े का आधा भाग 20% के हानि पर बेचा तथा शेष को उनके क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे सौदे के लिए उसका लाभ होगा कि हानि होगा, ये आपको बताना है। तो हल करिए आप भी, और अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो जरूर कमेंट करके बताइए। मतलब उसने कपड़े कीने हैं और 20% आधे को 20% के लाभ पर बेचा है, फिर जो बचा है उसके आधे को 20% के लाभ पर बेचा है। हम मान लेते हैं कि उसने 400 कपड़े खरीदे और हर एक कपड़े के लिए उसने 2 रुपये दिए थे, ठीक है। यानी कि उसने कितने खर्च किए होंगे? 800 रुपये। 400 कपड़े खरीदे। अब कह रहा है कि इसमें से आधे को 20% के लाभ पर बेच दिया। यहाँ पे आप हर एक को 10 रुपये में कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है। यानी कि उसने 4000 रुपये खर्च किए, 400 कपड़े खरीदे, हर कपड़े के लिए 10 रुपये और 4000 रुपये खर्च किए। अब इसमें से आधा भाग कितना होगा? 200। इसको 20% के लाभ पे बेच दिया, ठीक है। अब 200 का 2000 होगा, मतलब कि उसके खरीदने वाला मूल्य, और इसका 20% लाभ। 20% लाभ अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 12 दूना के 24, 2400 रुपये। इसको मिल गया है कितना फिलहाल तक में? 2400 रुपये, ठीक है। 200 कपड़े बेच दिया, कितना बचा है? केवल 200 कपड़े, 200 पीस कपड़े उसके पास बचा है। अब कह रहा है कि शेष कपड़े के आधे भाग को 20% के हानि पे, शेष कपड़ा, शेष कितना बचा है? 200, इसके आधे भाग को यानी कि 100 को, 100 को कितने में खरीदा होगा? 1000 में, क्योंकि एक कपड़े का 10 रुपये हम रखे हैं। अब इस 1000 वाले को 20% की हानि पे बेचता है, यानी इसका 20% हानि हम इस तरह निकालेंगे। तो 20% हानि निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो यहाँ कटा, 2 जीरो यहाँ, और ये हो जाएगा 800, यानी कि उसको 800 रुपये और मिल गए। अब उसके पास कितने कपड़े बचे? केवल 100 कपड़े ही बचे हैं। कह रहा है कि शेष को उनके क्रय मूल्य के आधार पर बेच दिया। तो जो उसके पास 100 कपड़े बचे हैं उसको 10 रुपये के हिसाब से 1000 में खरीदा था, तो उसको उसी मूल्य पर बेच दिया, यानी कि उसको 1000 रुपये यहाँ से मिल गए। अब उसको कितना मिल गया? ये हो गया 3200 और 10 4200, ठीक है। 4000 रुपये में उसने खरीदा था, 4200 रुपये उसको मिल गए। कितना फ़ायदा हुआ? 200 रुपये। कितने पर फ़ायदा हुआ? 4000 रुपये गुणे 100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा
5, यानी कितना फ़ायदा हुआ उसको, 5% लाभ हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि x की वैल्यू इतना हो तो बताइए कि √x + 1/√x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास कम से कम 1/x की वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम x की वैल्यू हमको पता है और हम 1/x की वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगा, 1/5 + √6। और इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका होता है कि आप इसके संगुणक से भाग करिए, यानी कि यहाँ पे आप भाग दे दीजिए, यहाँ 2 है तो माइनस वाले से आप भाग दीजिए, गुणा करिए। जब आप गुणा करेंगे तो ऊपर तो वही रह जाएगा, लेकिन जो आपका नीचे होगा ये a² - b² के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो जाएगा 25 और ये माइनस हो जाएगा 6 चौको 24, यानी कि 1/x की वैल्यू हो गई 5 - 2√6। अब आपके पास x की भी वैल्यू है और 1/x की भी वैल्यू है। x की वैल्यू में प्लस है और माइनस के वैल्यू 1/x के वैल्यू में माइनस है। अब यहाँ पे अगर आप इस पे गौर करें जो कि यहाँ पे दिया गया है, तो √x + 1/√x का स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा x + 1/x। और इसके अलावा जैसे कि a² + b² प्लस होता है 2ab, यही होता है ना। तो जब 2ab होगा, अब यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू रख लें तो x की वैल्यू है 5 + 2√6 और 1/x की वैल्यू है 5 - 2√6 और +2। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इससे ये कट जाएगा, 5 5 हो गया 10 और 10 और 2 कितना हो गया 12, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई √12। x + 1/x ये पावर है तो इधर जाएगा तो √ हो जाएगा और इसको हम कहते हैं 2√3। ये इसका उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हल करने का बस यही तरीका था कि जब आपके पास x है तो आप 1/x की वैल्यू भी निकाल लें। यहाँ पे है कि 5,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 महीने बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदार बन गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये का लाभ हुआ, तो आपको बताना है कि सरिता का परसेंटेज कितना है। अब यहाँ पे जो लाभ निकाला गया है 1 साल बाद निकाला गया है। यहाँ पे देखिए ये 5,000 रुपये है, हालांकि अगर आप इस हिसाब से निकालेंगे 5,000 करके तो 12 महीने अपान 80,000। इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि ये 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 50,000 होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे 18,000 का लाभ हो रहा है तो पूछा गया है कि सरिता का परसेंटेज बताइए। अगर ये 5 होता तो 18,000 में जो भी फायदे आपको दिखते ये काफ़ी अंतर होता। सरिता को जहाँ 1 से 1,500 ही मिलता, वहाँ जो बाद में एंट्री कर रही है नीता, इसको 15,000 से अधिक मिलते। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, यानी कि अगर ऑप्शन सही है तो जाहिर सी बात है कि ये 5,000 नहीं होगा। पहले हम इसको 50,000 मान के लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 6 महीने बाद, मतलब ये केवल 6 महीने तक इसमें काम कर पाती है। यहाँ पे 4 0 से 4 0 कैंसिल, ये हो गया 4 से करेंगे 4 दूने के 8 और 4 3 12, 3 दूना के 6, ये हो गया 5/4, 5/4, यानी जो लाभ बटेगा 5/4 के अनुपात में बटेगा। 18,000 रुपये मिलता है, तो 18,000 रुपये को अगर आप करेंगे तो इसमें पहले वाले का निकाला गया है, पहले वाली है 5 और बाद वाले में दोनों को जोड़ देते हैं। 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 10,000। यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये इतना नहीं होता। यहाँ पे हमने ऑप्शनों को ही देखकर बता दिया था कि अगर ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन गलत होंगे। और यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि इनमें से कोई नहीं।
आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर देती हैं तथा एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर देती हैं। अब आपको इनके चालों का अनुपात बताना है। तो आप मान लीजिए कि पहले वाली x मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाती है, दूसरी वाली y। अगर पहले वाली की बात करें तो व्यक्ति को ये 27 सेकंड में अब पार करती है, यानी कि पहले वाले की लंबाई क्या हो जाएगी 27x मीटर, ठीक है। दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 17y मीटर। अब देखिए ये दोनों जो आपस में कितने सेकंड में पार कर देती है 23 सेकंड पे, यानी कि 23 बराबर हो जाएगा 27x धन 17y बटे x प्लस y। ये तो फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे आप x और y का गुणा इधर कर देंगे, यानी कि 23x प्लस 23y। अब जब इसको हम एक एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस 23x बराबर है 17y, ये माइनस हो जाएगा प्लस 30y। अब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर है 6y, यानी x अपान y बराबर हो जाएगा 3/2। अब इनकी चारों का अनुपात कितना है 3/2। यहाँ पे यही वाला जो क्वेश्चन था, फार्मूला था, ये थोड़ा अलग था। अगर हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि अगर आपको सारे फार्मूले क्लियर होंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। 20, 54, 108, 135, 198 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप ही लगाइएगा, हम बता देते हैं कैसे हल करना है। कोई इसमें मतलब रूल नहीं है, इस तरह आप लगा सकते हैं गुणनखंड विधि से। आप इसको इसी तरह लगाइएगा, आपका क्या उत्तर आता है आप कमेंट करके बताइएगा। 5 व्यक्तियों से यह पूछा गया कि अपने समुदाय के सामाजिक कार्य करने में वे एक सप्ताह में कितना समय देते हैं। उनका कहना था क्रमशः 10 घंटे, 7 घंटे, 13 घंटे, 20 घंटे और 15 घंटे। एक सप्ताह के अंदर उनके द्वारा सामाजिक कार्य में लगाए गए समयों का माध्य बताइए। क्वेश्चन चाहे जो भी कह रहा है, इस क्वेश्चन में बस इतना पूछा गया है कि 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य बता दीजिए। और माध्य हम कैसे निकालते हैं? माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं और उसके बाद से कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे देते हैं, यानी कि 10 और 7 17, 17 और 13 30, 30 20 50 और 50 और 15 हो गया 65। 65 कितने हैं 5, यानी कि हो गया 13। आपका उत्तर हो जाएगा 13 घंटे। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर वाली 2 लाइन केवल आपको उलझाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता था कि 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य बताइए। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है √6, ठीक है, सेंटीमीटर। आपको क्षेत्रफल बता देना है, यानी कि अगर यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्या होता है, पहले आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानिए। 1/2 a इंटू हाइट, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। या फिर अगर आप केवल भुजाओं की ही बात करें तो इसको कह सकते हैं √3/4 इंटू a²। अब अगर इस हिसाब से हम h की वैल्यू निकालें तो h बराबर हो जाएगा √3/2, ठीक है, इंटू a। अगर आप देखेंगे तो ऊंचाई की वैल्यू दी गई है, ऊंचाई की वैल्यू दी गई है, यानी कि a की वैल्यू निकलेगी। a की वैल्यू हो जाएगी 2h/√3। 2h की वैल्यू कितना है, तो h की वैल्यू है √6/√3, ये हो जाएगा √2, यानी कि a की वैल्यू आ गई 2√2। अब क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है 3/4 इंटू a²। a की वैल्यू है 2√2 का स्क्वायर। 2√2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8, और 8 में अगर इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं था, केवल यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया गया है, दोनों को बराबर किया गया है और आपका उत्तर आ गया है। बढ़ते हैं आगे, और ये है 43 नंबर का कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया और वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौट गया। अब आपको ये बता देना है
कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी थी। गया है कितने से, x किलोमीटर प्रति घंटा की, आया है y किलोमीटर प्रति घंटा से। अब यहाँ पे औसत चाल बता देनी है। औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल का एक फार्मूला आप ये भी जानते हैं कि कुल दूरी अपन कुल समय। कुल दूरी कितनी है, तो कुल दूरी अगर मान लेते हैं कि दोनों के बीच में z दूरी है, क्योंकि दूरी तो बराबर है, तो z धन z मतलब z आने में और z जाने में। अब कुल समय कितना लगा है, तो जाने में कितना समय लगा है, तो दूरी अपान चाल, जाने में ये लगा है और आने में कितना समय लगा है, z अपान y, यानी कि यहाँ पे लिखे z अपान x प्लस z अपान y। अब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2z और ये हो जाएगा आपका z x प्लस वाई अपान एक्स वाई, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और ये है 44 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए पूछा गया है बहुलक क्या है। बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आए। यहाँ पे 23 आया है कितने बार, 2 बार, 25 7 बार, 27 10 बार, और यही सबसे ज़्यादा आया है और यही आपका उत्तर होगा। कक्षा 9 के विद्यार्थियों की लंबाई कितनी है, लंबाई दिया गया है, इन आंकड़ों का माध्यिका बताना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। इसका माध्यिका बताना है आपको। माध्यिका के लिए क्या फार्मूला होता है, तो माध्यिका का फार्मूला वही सेम है कि जो भी दिए गए हैं उनमें अगर आपको देखना है कि क्या ये सम है विषम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ये विषम है। और जब विषम के लिए माध्यिका निकालते हैं तो n प्लस 1/2 हो जाता है। n मतलब कि 9 और 1/2 यानी कि 10, यानी कि 5वां नंबर। अब 5वां नंबर कैसे, इनको क्रम में करने के बाद, या तो क्रम में करिए मतलब आगे से या फिर पीछे से। अगर हम इसको आरोही क्रम में करें तो सबसे पहले 144 होगा, 145, 147, 148, 149, 5वां यही है और यही आपका उत्तर होगा। जब भी माध्यिका निकालते हैं क्रम में करना जरूरी होता है, चाहे आप आरोही करें या फिर अवरोही। किसी कमीज को बेचते समय दुकानदार को 7% का एक बट्टा देना होता है। मतलब कि जब कमीज दुकानदार बेचता है तो 60% का एक बट्टा देता है, मतलब छूट देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो लाभ के रूप में 15 रुपये कब मिले होते। अब आपको बताना है कि कमीज का अंकित मूल्य कितना है। देखिए चाहे जितना भी अंकित मूल्य रहा हो, अगर 7% देना होता है लेकिन अगर उसने 9 दे दिया तो 15 रुपये कम हो गए। यानी कि अगर x रुपये की कमीज है तो 7 और 9 यानी कि 2% के बराबर है 15 रुपये, क्योंकि अगर 7 रुपये देता तो 15 रुपये ज़्यादा मिलते। 7%, 9% दे दिया तो 15 रुपये कम मिल गए, यानी कि 2% बराबर है 15 रुपये। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2% 15 रुपये के बराबर होगा। परसेंटेज हटा के आप इसको इस तरह लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 750। ऑप्शन नंबर पहला। वह धनराशि कितनी होगी जिस पर कि 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये के बराबर हो जाए। जब भी 2 वर्ष की बात होती है तब हम एक फार्मूला लगाते हैं, PR² अपान 100²। 3 वर्ष के लिए होगा तो फार्मूला दूसरा हो जाता है। यहाँ पे अंतर दिया है यानी कि 8 अंतर दे दिया है, धनराशि नहीं पता है, रेट पता है, 8² बटे 100² मतलब कि इस तरह। अब यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, P की वैल्यू हो जाएगी 10,000 बटे 8 यानी कि 1250। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये फार्मूला है, आप इसे जरूर याद रखिए। यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया गया है, जैसे आपने पीईटी की परीक्षा में आप दे करके आए हैं। यहाँ पे इस टेबल से आपको 3 क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है इसमें क्या है कि एक देश का व्यापार घाटा है, कितना रुपए घाटा हुआ, करोड़ों में दिया गया है ये। 1989-90 में घाटे की तुलना में
93-94 में घाटे के परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, मतलब 89-90 में कितना घाटा हुआ है, 2100 करोड़, और 93-94 में कितना हुआ है, 4200 करोड़। तो पहले 21 था, अब 42 हो गया है, यानी कितना बढ़ा है, 100% वृद्धि हुई है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 21/21 × 100 यानी कि 100%। बढ़ते हैं आगे और ये है 49 नंबर। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा घाटे में परसेंटेज वृद्धि हुई है। चूँकि ये पूरा डेटा ही घाटे का है तो यहाँ पे कहा गया है कि घाटे में परसेंटेज वृद्धि। अब आपको एक एक साल का निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं 92-93 का। अगर आप 92-93 पे गौर करें तो यहाँ पे कितना है, 3600, और कितने सौ से, 2600 से कितना घाटा हुआ है, 1000। 1000 कैसे आया ये भी आप देख लीजिए, 3600 - 2600 बटे 2600। हर जगह हम यही नियम लगाएंगे। ये हो गया 92-93 का। अगर आप 90-91 का निकालें, ठीक है, इसका हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2800 - 2100 बटे 2100 × 100। इसके बाद आप निकालिए 88-89 का। यहीं पे घाटे हुए हैं, मतलब ज़्यादा वृद्धि हुई है, और ज़्यादा वृद्धि को ही बताना है। 3100, 2200 × 100। अब तीनों का परसेंटेज आप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 38, इसका हो जाएगा 33 और इसका हो जाएगा 41। क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 41। जिन वर्षों में व्यापार घाटा औसत घाटे से अधिक था उनकी संख्या का उन वर्षों के अनुपात से जिसमें व्यापार घाटा औसत से कम है बताइए। मतलब कितने ऐसे हैं जिसमें कि औसत घाटे से अधिक था। पहले तो औसत घाटे से अधिक था, तो पहले आप औसत निकाल लीजिए, ठीक है। औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 22, 31, यहाँ जोड़ते चलिए, 26, 36, 42 और 26, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 2 8, 8 6 14, 14 26, 8 28, 28 2 30, 2 32, यानी कि हो गया 2। और उसके बाद से 4 2 6, 3 9, 2 11, 2 13, 13 2 13 2 15, 3 18, 21 22 23 हो जाएगा, और 2 0 और। इतना है पूरा घाटा। अब ये पूरे नंबर 8 हैं तो 8 से भाग दे दीजिए। 8 से भाग देंगे तो 8 दूना के 16 और 7 तो 8 9 72, यानी कि 2900 करोड़। अब कह रहा है कि आप देखिए कि औसत घाटे से अधिक कितने में है, कितने में औसत घाटे से अधिक हुआ है। तो 1, 2 और 3, यही 3 है जो कि 2900 से जिनका मान अधिक है, ठीक है। कितने में उससे कम है, तो 1 2 3 4 5, 3/5, मतलब 3 में 2900 करोड़ से अधिक घाटा हुआ है, 5 में 2900 करोड़ से कम घाटा हुआ है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 3/5। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। आपका ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। पूछा गया है प्रार्थना समाज के बारे में। कई सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा बनाया गया, तो रामकृष्ण मिशन बनाया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे श्री रामकृष्ण। यहाँ पे प्रार्थना समाज की बात की गई है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया। अंग्रेजी भाषा में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, ये पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर होगा J.A. हिक्की। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर बैंकॉक, बताइए। यूनेस्को मतलब कि संयुक्त राष्ट्र में जो शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, इसके लिए जो हेड ऑफिस है ये है पेरिस में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा, फीफा वर्ल्ड कप का।
सही उत्तर है कतर। यहाँ पे हम 2 से 3 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता सकें। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन बनाया गया है? IBM, टेक महिंद्रा, विप्रो या फिर HCL? बताइए। देखिए, रोशनी नाहर की हम बात करें तो जुलाई 2020 में किसी सूचीबद्ध भारतीय IT कंपनी में ये प्रमुख बनने वाली पहली महिला है और इनको जो बनाया गया है HCL टेक का चेयरपर्सन बनाया गया है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य यानी कि खाड़ी अलग करता है? मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में जो है उसको हम क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो आसानी से बता सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा हुआ है। सही उत्तर होगा पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? जब भारत विभाजित नहीं हुआ था तब की बात की गई है, आपको बताना है। यहाँ पे सही उत्तर होगा इंडिया गेट। इंडिया गेट इसके लिए सही उत्तर है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? गोल गोल किस खेल का शब्द होता है? तो गोल होता है हॉकी खेल का। और हॉकी के जो विजार्ड है ध्यानचंद, इन्हीं ने गोल को प्रकाशित, मतलब इन्हीं की आत्मकथा है। और ध्यानचंद को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। इनके रहते 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते, 28, 32 और 38 में। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा, इसमें से कौन होगा ये आपको बताना था, तो इसमें से होगा मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? कौन राज्य सरकार ऐसा करेगी? तो ये करेगी उत्तराखंड की राज्य सरकार। देखिए, उत्तराखंड में 2 मुख्यमंत्री बैक टू बैक बदले गए हैं। इस समय उत्तराखंड के CM कौन है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जिसको पर्ल मस्जिद भी कहते हैं, और इसका निर्माण करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने करवाया था। आगरा किले में दीवान-ए-आम का जो परिसर है उसमें आपको ये मस्जिद देखने को मिलती है। यहाँ पे भरना है डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कौकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए एक राजकीय दस्तावेज है। मतलब किस डेटा बुक में जो दुर्लभ जानवर होते हैं उनको रखा जाता है, कुल मिलाकर के ये पूछा गया है। बताइए। सही उत्तर होगा रेड। रेड में रखते हैं उनको जो कि दुर्लभ हैं, जो कि अब खत्म हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कौन है जो कि पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? सही उत्तर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर कुछ कोशिकाओं के आसपास होता है, लेकिन ये पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। निम्न में से किस जाति मतलब स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन किस में होता है? मेढक में। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? आवाज। सही उत्तर होगा आपका कंठ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? कौन सी मृदा है जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? इसको रेगुर भी बोलते हैं, और अगर आप रेगुर नहीं कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो मृदा है ये है काली मिट्टी। अगला है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वे जानवर जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उनको हम कहते हैं स्थानिक प्रजाति। तो वह कौन सा जानवर है जो भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? बताइए। सही उत्तर होगा गाय। सही उत्तर क्या होगा? गाय। यहाँ पे अगर हम एक सींग वाले गैंडे की बात करें, मिथुन की बात करें या फिर बंगाल टाइगर की बात करें तो ये स्थानीय प्रजाति के होते हैं। यहाँ पे भरना है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। बताइए। यह है उड़ीसा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बनेगा? प्राकृतिक तरीके से, इको फार्मिंग आप कह सकते हैं इसको। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा गया है और यहाँ पे पंचायतों में इसको लेकर के अवेयरनेस फैलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल, रूस, चीन और इजराइल। बताएं। सही उत्तर है इजराइल। राज्यसभा को भंग किया जाता है कब? 5 साल में, 6 साल में, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर नॉन ऑफ दीज। देखिए, अगर बात करें राज्यसभा को तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की परामर्श पर, कैबिनेट के सिग्नेचर पे, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सभा है और इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो मेंबर चुन के आते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल का। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? सागर माथा किसको कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? महरौली में लौह स्तंभ की बात करें तो ये एक गुप्त शासक हैं और उनका नाम क्या है? तो केवल अगर इस तरह पूछे कि किस वंश का राजा, तो गुप्त वंश का। शासक पूछ ले तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? बताएं। यह कराया जाता है वर्ष प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये मतलब साइंस में भी पूछा जा सकता है, जीके में भी पूछा जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए इसको कहते हैं NaHCO3। क्या आप बता सकते हैं अब? इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? पहले क्या होता था कि संपत्ति मूल अधिकार थी, मतलब कि सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट, अगर किसी की ज़मीन यहाँ पे पड़ गई और वो ना चाहे कि हम बेचें तो सरकार को अपना प्रोजेक्ट रोकना पड़ता था, लेकिन इसको हटा दिया गया मूल अधिकार से। तो यहाँ बताना है कि कब हटाया गया। इसको हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के में 1978 में, और पहले ये 19 में था लेकिन अब इसको 300A में कर दिया गया है। ये रहा आपका सामान्य ज्ञान। अब है लेखपाल के लिए जो ग्राम समाज का सेक्शन होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इंदिरा गांधी आवास योजना मतलब कि IAY, जो कि एक केंद्र समर्थित योजना है, इसके राज्य सरकार के साथ कितना सहभाजन होता है? मतलब कि इंदिरा गांधी आवास योजना में कितना पैसा राज्य सरकार देती है और कितना पैसा केंद्र सरकार देती है, ये पूछा गया है। देखिए इसमें अगर हम देखें तो केंद्र सरकार देती है 75%, राज्य सरकार देती है 25%। अगला क्वेश्चन है कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन रखता है? अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको सीधे उत्तर बताया जाएगा। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन रखता है? गिरदावरी बोलते हैं इसको। ये एक अभिलेख है, एक अभिलेख टाइप का है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला महोबा है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रीबस्ती है, 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं तो ये भी सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बदायूं है, तो ये गलत है। न्यूनतम जिला जो है ये बदायूं नहीं है। अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो जिला है ये है शाहजहांपुर। अगला है कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है? तो ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये हर जगह है। ये है 6 से 14 साल। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? उद्योग बंधु योजना औद्योगिक इकाइयों को समय से चलाना, उद्यमियों की समस्या को हल करना, ये है ये योजना। और इसमें पूछा गया है कि बताइए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। वैसे तो यूपी में यूरेनियम मिलता नहीं है, लेकिन सीमित भंडार की खोज की गई है थोड़े बहुत। यह है ललितपुर। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना मतलब ABRY के तहत परियोजना की लागत किससे कम नहीं हो सकती है, कितने से कम नहीं हो सकती है बताइए। सही उत्तर होगा 50,000 रुपये। यहाँ पे आपको भरना है। सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना के कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटा बेस समस्या का समाधान करने की पहल की है। बताइए यहाँ पे क्या भरा जाएगा। यहाँ पे भरा जाएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना के जवानों के शहीद होने पर कितने रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अगर कोई सेना का जवान उत्तर प्रदेश से शहीद होता है तो उसको आर्थिक मदद कितनी दी जाएगी, यह आपको बताना है। सही उत्तर है 50 लाख। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, कहाँ बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई, बता सकते हैं। बरेली में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया। मिड डे मील मतलब कि बच्चों को भोजन स्कूल में, तो आपको ईयर बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके केंद्र सरकार में भी पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार की कोई भी परीक्षा 1995 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। बनरावत, थारू, सहरिया, धुरिया, बताइए। सही उत्तर है थारू। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, किसके द्वारा। दीर्घकालिक ऋण ये उत्तर प्रदेश वित्तीय विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कौन सी उपभाषा पश्चिमी भागों में बोली जाती है। पश्चिमी भाग मतलब कि रोहिलखंड, ऊपरी दोआब। कौन सी भाषा है जो बोली जाती है, यह है खड़ी बोली। खड़ी बोली। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं। देखिए परीक्षा में ये वाला सेक्शन काफी अलग होगा। तहसील स्तर पर इसको कहते हैं पंचायत समिति। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो आप उत्तर प्रदेश के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो अधिकतर चांसेस है कि यूपी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है। कौन पैदावार यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है इनमें से, चूंकि और बहुत हैं लेकिन इनमें कौन होगा, तिलहन। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कई बार मतलब इस पर विवाद भी हुआ, लेकिन जो ऑप्शंस है उन पे गौर करें तो सही उत्तर होगा 4। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। रोजगार की दृष्टि से इनमें से यह हथकरघा। उर्दू को उत्तर प्रदेश के राजकीय भाषा के रूप में कब मान्यता दी गई। ये सारे जो यूपी जी के हैं ना, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पूछा जा सकता है, केवल लेखपाल ही नहीं। 1989 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन है यही आपको बताना है। बोक्सा बिजनौर, ये तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि एक सही मिल गया, सही बताना था तो आप बाकी को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। बीपीएल सूची में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। ये पिछली सरकार की योजना थी। चलिए हमने आपको इतना बता दिया। अखिलेश सरकार की सही उत्तर है समाजवादी पेंशन योजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर है इटावा का जिला न्यायालय। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। कौन जल्दी मतलब कि कंप्लीट हो जाता है, ये पूछा गया है। आखिरी क्वेश्चन है, आराम से बताइए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। सही उत्तर होगा मूंग। और इसी तरह का टेस्ट देने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।